नमस्ते। आज के इस डीप डाइव में स्वागत है सभी का। और आज की चर्चा हम सीधे एक बहुत ही अजीब और मतलब थोड़े चुभने वाली कॉन्ट्रडिक्शन से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी रियलिटी जो हम रोज अपने आसपास देखते हैं। एग्जैक्टली। जिंदगी में कुछ लोग अपना खून पसीना एक कर देते हैं, 20-20 साल तक दिन रात घिसते हैं, पर फाइनेंशियली वहीं के वहीं अटके रहते हैं। उनकी ग्रोथ जैसे फ्रीज हो जाती है। सही बात है। और दूसरी तरफ कुछ लोग एक छोटा सा आइडिया उठाते हैं, कुछ साल लगाते हैं और देखते ही देखते करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर देते हैं। कुछ लोग एवरेज स्किल्स के बावजूद टॉप पर पहुंच जाते हैं और कुछ ब्रिलियंट लोग अपने वेंचर्स फेल होते हुए देखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मेहनत और सक्सेस का आपस में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिखता? ये सच में एक ऐसी रियलिटी है जो ह्यूमन साइकोलॉजी और एफर्ट के बारे में जो हमारे बेसिक अजम्पशंस है ना, उनको हिला कर रख देती है। हाँ, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है कि मेहनत का फल हमेशा सक्सेस होता है। बिल्कुल सिखाया जाता है, पर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इक्वेशन इतनी सिंपल होती नहीं है। और इसी मिस्ट्री को आज हम डिकोड कर रहे हैं। आज की चर्चा जिन मटेरियल्स पर आधारित है, उनका कोर थीम है एस्ट्रोलॉजी ऑफ करियर, अलाइनिंग योर पाथ विथ कॉस्मिक एनर्जी। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यानी कोई इंसान जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, लीडर बनेगा या फेल होगा, ये सब सिर्फ लक या पेपर पर बनाई गई चॉइसेस नहीं है, बल्कि ये एक स्पेसिफिक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट पर निर्भर करता है। एक नेचुरल वायरिंग होती है। सही कहा। इसको अगर एक सिंपल एनालॉजी से समझें, जैसे अगर कोई इंसान एक डीप सी डाइविंग सूट पहनकर मैराथन दौड़ने की कोशिश करे, तो वो थकेगा ही ना, गिरेगा और नाकामयाब होगा। बिल्कुल गिरेगा। इसलिए नहीं कि उसमें मेहनत की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी इंटरनल गियरिंग उस टेरेन के लिए बनी ही नहीं है। कुंडली का मैप एग्जैक्टली वही इंटरनल गियरिंग बताता है। ये डीप सी सूट वाली एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है यहाँ पर। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस चर्चा में हम एस्ट्रोलॉजी को किसी जादू टोने या फॉर्चून टेलिंग की तरह नहीं देख रहे हैं। राइट। बल्कि इसे एक साइकोलॉजिकल और एनर्जेटिक फ्रेमवर्क की तरह समझा जा रहा है। ये ब्लूप्रिंट किसी को डराने के लिए नहीं है। ये तो किसी भी इंसान के नेचुरल फ्लो, उसके आसान रास्ते और उसके रेजिस्टेंस पॉइंट्स को समझने का एक सिस्टमैटिक टूल है। तो बिना किसी देरी के इस मैप को पढ़ना शुरू करते हैं। करियर का जो बेसिक फाउंडेशन है वो कुंडली के 10th हाउस में बताया गया है। इसे कर्मा भाव भी कहते हैं। पर सबसे पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में इतने सारे घरों में से सिर्फ 10th हाउस को ही करियर के लिए इतना बड़ा स्टेटस क्यों दिया गया है? देखिए, इसके पीछे एक डायरेक्ट फिजिकल लॉजिक है। अगर कोई आकाश को ध्यान से देखें तो 10th हाउस का जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल जीनत पर होता है, यानी आकाश की सबसे ऊंची चोटी। एग्जैक्टली। सबसे ऊंची चोटी। जब किसी इंसान का जन्म होता है तो जो ज़ियोडिक साइन आसमान में सबसे ऊपर था वो उसके मैप का 10th हाउस बन जाता है। ओह, इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये फिजिकल रियलिटी में सबसे ऊपर है, इसलिए सिंबॉलिक रियलिटी में ये सोसाइटी में स्टेटस, बाहरी इमेज, अथॉरिटी और अल्टीमेट अचीवमेंट को दर्शाता है। अगर ये हाउस नेचुरली स्ट्रांग है या इसका रूलिंग प्लैनेट पावरफुल है तो वो इंसान अपनी सोसाइटी में एक ऊंचा मुकाम जरूर हासिल करता है। पर यहाँ एक टेक्निकल पेज है। मैं सोचती हूँ कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक के सीनियर मैनेजर का मुकाम भी सोसाइटी में ऊंचा होता है और एक टेक बिलियनर का मुकाम भी ऊंचा होता है। हाँ, दोनों सक्सेसफुल हैं। राइट। पर एक का रास्ता कम्प्लीटली फिक्स्ड एंड सिक्योर है और दूसरे का रास्ता प्योर रिस्क और केओस से भरा है। तो क्या 10th हाउस दोनों को एक ही ब्रैकेट में रखता है? इन दोनों का फर्क कैसे पता चलता है? बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। देखिए, 10th हाउस सिर्फ एक प्रॉमिस है। ये गारंटी देता है कि बिल्डिंग का टॉप फ्लोर जरूर बनेगा। अच्छा। लेकिन वो टॉप फ्लोर दिखेगा कैसा और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा? क्या वो स्टेडी सीढ़ियों से जाना होगा या किसी फास्ट एलिवेटर से? इसको समझने के लिए कुंडली के 6th और 7th हाउस का गहरा एनालिसिस करना पड़ता है। यानी 10th हाउस मंजिल है और 6th या 7th हाउस वहां तक जाने का रास्ता। बिल्कुल सही। चलिए पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो सीढ़ियों वाला रास्ता चुनते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। इसे सोर्स मटेरियल में द जॉब रूट कहा गया है। और इसके मुताबिक ये सीधे तौर पर 6th हाउस से ऑपरेट करता है। पर मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि मैंने यही सुना था कि 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु
यानी डिजीज, डेट और एनिमीज का घर होता है। हाँ, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में यही पढ़ाया जाता है। तो एक तरफ डिजीज और एनिमीज और दूसरी तरफ नौकरी, ये दोनों एक ही ब्रैकेट में कैसे आते हैं? इनका मैकेनिज्म क्या है? यही पर इस फील्ड का सबसे फैसिनेटिंग लॉजिक छुपा है। देखिए, 6th हाउस बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट और उस कॉन्फ्लिक्ट को डेली बेसिस पर मैनेज करने का घर है। ओके। अब प्रैक्टिकल लाइफ में एक नौकरी क्या होती है? रोज सुबह उठना, एक सेट रूटीन फॉलो करना, मार्केट के कंपटीशन को टैकल करना, फायर फाइटिंग करना और एक पूरे सिस्टम को स्मूथ चलाए रखना। ये रोजाना का कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ही तो है ना? ओह वाओ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। डेली रूटीन एज अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। इसीलिए जिनका 6th हाउस डोमिनेंट होता है, उनकी एनर्जी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, स्ट्रिक्ट रूल्स और एक क्लियर चेन ऑफ कमांड में ही बेस्ट काम करती है। तो इसका मतलब जिनकी ऐसी वायरिंग होती है, उन्हें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, बड़े कॉर्पोरेट फर्म्स या बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा सूट करते हैं। यहाँ कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट्स का पैटर्न भी डिस्कस किया गया था नोट्स में, जैसे सैटर्न यानी शनि। अगर शनि इस घर को इन्फ्लुएंस करे तो क्या होता है? शनि डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और लंबा समय लेने वाला प्लैनेट है। अगर वो 6th हाउस में डोमिनेंट हो तो इंसान मेहनत की इंतहा कर देता है। स्ट्रगल ज्यादा होता है। हाँ, शुरुआत के सालों में बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है, प्रमोशन धीमे मिलता है, पर शनि उस इंसान की फाउंडेशन ऐसी अनब्रेकेबल बना देता है कि टाइम के साथ वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का मास्टर बन जाता है। ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशंस की सबसे भरोसेमंद बैकबोन होते हैं। और अगर वहाँ सूर्य यानी सन आ जाए तो? सूर्य पावर, गवर्नमेंट और डायरेक्ट अथॉरिटी का प्रतीक है। स्ट्रॉन्ग सन 6th हाउस में एक ऐसी पोजीशन देता है जहां इंसान ग्राउंड लेवल पर पॉलिसीज एग्जीक्यूट करता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, IAS या IPS ऑफिसर्स, जो एक्चुअल फील्ड पर अथॉरिटी होल्ड करते हैं। सही बात है। वहां वो उस डेली केओस को पावर के साथ कंट्रोल करते हैं। और अगर इसकी जगह मर्क्यूरी आ जाए यानी बुध, तो वो इंटेलेक्ट और कम्युनिकेशन लाता है, जो कि आज के टेक वर्ल्ड के लिए परफेक्ट है। बिल्कुल। आज के डेटा एनालिसिस, टेक्निकल सपोर्ट या कॉम्प्लेक्स IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स को रन करने के लिए मर्क्यूरी की एनर्जी परफेक्ट होती है। पर अगर मैं एक थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करूं यहाँ पर, प्रैक्टिकल सोसाइटी में आमतौर पर एक टैग लगा दिया जाता है कि जो लोग रिस्क नहीं ले सकते, जो थोड़े डरपोक होते हैं, वो चुपचाप एक सेफ नौकरी ढूंढ लेते हैं जहां हर महीने फिक्स्ड सैलरी आती रहे। ये बहुत कॉमन थॉट प्रोसेस है। तो क्या सच में 6th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना एक तरह की डरपोक नेचर या रिस्क अवर्जन की निशानी है? इस सोसाइटी का एक बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे आज क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग 6th हाउस वाला इंसान डरता नहीं है, बल्कि उसकी एनर्जी ही केओस की जगह ऑर्डर क्रिएट करने के लिए डिजाइन होती है। ऑर्डर क्रिएट करना, राइट। सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ हवा में उड़ने वाले विजनरीज की जरूरत तो नहीं होती ना। ट्रू। एक लीडर ने विजन दे दिया, पर उस विजन को सालों तक रियलिटी में चलाए रखने के लिए एक जोरदार डिसिप्लिन चाहिए। बिल्कुल। 6th हाउस वाले लोग उस मशीनरी के पार्ट्स होते हैं। स्टेबिलिटी बिल्ड करना कावर्डिस नहीं, स्ट्रेंथ है। इनका कंफर्ट डिसिप्लिन में है, और डिसिप्लिन मेंटेन करना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। ये मैकेनिज्म समझ आने के बाद तो पर्सपेक्टिव पूरा बदल जाता है। ऑर्डर क्रिएट करना वाकई एक स्ट्रेंथ है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी एनर्जीज ऑर्डर में बंध ही नहीं सकती, जिनका दम घुटता है रूल्स में। हाँ, जिन्हें रूल्स फॉलो करने में घुटन होने लगती है, जिनके लिए नए टेरेन एक्सप्लोर करना जरूरी है, उनका रूट 7th हाउस बताया जाता है, यानी द बिजनेस रूट। इस 7th हाउस और बिजनेस का डायरेक्ट कॉज़ैलिटी क्या है? अगर हम ट्रेडिशनल टेक्स्ट्स को देखें तो 7th हाउस को पार्टनरशिप्स या शादी का घर माना जाता है, पर उसकी आत्मा कुछ और ही है। अच्छा। 7th हाउस एक्चुअली द अदर पीपल, ओपन मार्केट और नेगोशिएशंस को रिप्रेजेंट करता है, बाहरी दुनिया के साथ डायरेक्ट डीलिंग। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप नेचुरली यहाँ से निकल कर आता है। और यहाँ प्लैनेट्स का रोल बड़ा एग्रेसिव है। जो नोट्स थे उनके हिसाब से मार्स यानी मंगल का इन्फ्लुएंस यहाँ एक अलग ही लेवल की रेस्टलेसनेस लाता है। मार्स एक डेस्क जॉब पर क्यों नहीं टिक सकता? क्योंकि मार्स की कोर फंडामेंटल एनर्जी एक्शन, करेज और वॉर की है। जिसके 7th हाउस पर मार्स का इन्फ्लुएंस होगा, उसके खून में एक कांस्टेंट एक्शन की डिमांड होगी। वो शांति से नहीं बैठ सकता। बिल्कुल नहीं। वो किसी दूसरे के बनाए सेफ सिस्टम में घुटने लगता है, क्योंकि वो रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं, नए किले फतेह करने के लिए बना है। बिजनेस इन मेनी वेज आज के जमाने का वॉर जोन ही तो है, और मार्स एक वॉरियर है। उसे मार्केट से ओपनली फाइट करना पसंद है। और इसी ओपन मार्केट में एक कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे मटेरियल में,
जो डिजिटल बिजनेस का एक तरह से चीट कोड साउंड करता है। राहु और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन। इस मटेरियल ने राहु को मॉडर्न बिजनेस का डॉन कहा है। इन दोनों की सिनर्जी इतनी आउट ऑफ द बॉक्स और वायरल सक्सेस कैसे दे सकती है? ये कॉम्बिनेशन सीरियसली लीथल है आज की मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी के हिसाब से। सच में? हाँ, इसको इस तरह ब्रेक डाउन करते हैं। राहु एसेंशियली बाउंड्रीज तोड़ने, मास साइकोलॉजी, इल्यूजन्स और स्केल को गवर्न करता है। वो जानता है कि भीड़ किस दिशा में भागेगी। ओके, मास अपील। लेकिन राहु अकेले बिना डायरेक्शन की हवा है। जब उसको मर्क्यूरी यानी लॉजिक, हाइपर कम्युनिकेशन और डेटा प्रोसेसिंग का पावर मिलता है, तो इस कॉम्बिनेशन से एक ऐसा दिमाग बनता है जो पहले ही समझ जाता है कि इंटरनेट एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं। ओह वाओ, यानी वो ट्रेंड्स पकड़ने में सबसे आगे होते हैं। एग्जैक्टली, ये ट्रेंड्स पकड़ने में महीनों आगे होते हैं बाकियों से। इस हिसाब से तो ये नेचुरली वायरल कंटेंट क्रिएटर्स, फास्ट पेस्ड ई-कॉमर्स फाउंडर्स या ड्रॉप शिपिंग एम्पायर्स खड़े कर देते होंगे। लेकिन एक मिनट, वायरल होना और लंबा टिकना ये तो अलग चीजें हैं ना? ऐसा कितनी बार देखा गया है कि लोग रातों रात फेम तो पाते हैं पर 1 साल बाद बैंक्रप्सी फेस कर रहे होते हैं। एकदम सही ऑब्जर्वेशन है और यहीं पर प्लैनेटरी लॉजिक पूरा होता है। राहु और मर्क्यूरी का कॉम्बाइन एक बलून में मैसिवली तेजी से हवा भर सकता है, पर उस वेल्थ को संभालने और एम्पायर को स्टेबल रखने के लिए जुपिटर यानी गुरु का स्ट्रांग होना जरूरी है। जुपिटर स्टेबिलिटी लाता है? हाँ, जुपिटर फाइनेंशियल विजडम, एथिक्स और लॉन्ग टर्म वैल्यू का एंकर है। जुपिटर के बिना बिजनेस सिर्फ एक हवाई किले की तरह होता है जो अचानक कोलैप्स कर सकता है। समझ गई। तो इंडिविजुअल प्लैनेट्स और उनकी स्ट्रेंथ्स तो क्लियर हो गई, पर चर्चा तब और गहरी हो जाती है जब ये प्लैनेट्स आपस में स्पेसिफिक ज्योमेट्रीज में मिलकर टीम बनाते हैं जिन्हें योगास कहा जाता है। योगास बहुत पावरफुल होते हैं। हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि कुछ लोगों की जिंदगी ऑर्डिनरी चल रही होती है और फिर अचानक वो एक अलग ही स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं। योगास एक्चुअल में इस सक्सेस को एम्पलीफाई कैसे करते हैं? इनका मैकेनिज्म क्या है? योग का अर्थ ही होता है जुड़ना। देखिए, कुंडली के स्ट्रक्चर में 2 सबसे हेवी पिलर्स होते हैं। एक होते हैं केंद्र हाउसेस जो इंसान के डायरेक्ट एक्शन और सेंटर ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे होते हैं त्रिकोण हाउसेस जो फाउंडेशन, लक और कॉस्मिक ब्लेसिंग्स के रिजर्वॉयर होते हैं। ओके, एक्शन और लक। जब एक्शन और ब्लेसिंग्स का सीधा कनेक्शन बनता है, यानी केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड्स आपस में जुड़ते हैं, तब राजयोग बनता है। ये कॉम्बिनेशन इंसान को हाई अथॉरिटी और सोसाइटी में डोमिनेंट स्टेटस देता है। और इसके बराबर ही पॉपुलर धन योग है। ये डायरेक्ट वेल्थ क्रिएशन के लिए काम करता है, पर इसका कॉम्बिनेशन 2nd और 11th हाउसेस से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि इसका कॉजालिटी डायरेक्ट लिक्विड मनी से जुड़ा है। कुंडली का 2nd हाउस बैंक बैलेंस, एक्यूमुलेटेड वेल्थ और सेविंग्स को दिखाता है। वहीं 11th हाउस गेन्स, मैसिव प्रॉफिट्स और एक्सटेंडेड नेटवर्किंग का घर है। तो दोनों वेल्थ वाले घर जुड़ गए? एग्जैक्टली। जब इनके लॉर्ड्स आपस में योग बनाते हैं तो एक पाइप कनेक्ट हो जाता है इंसान के नेटवर्क और उसके बैंक अकाउंट के बीच। ऐसे लोग सीधे अपने कॉन्टैक्ट्स और आइडियाज से कैश फ्लो जनरेट करते हैं। क्या बात है। पर इन सब योगाज में जो कॉन्सेप्ट मुझे सबसे ज्यादा पैराडॉक्सिकल लगा वो था विपरीत राजयोग। विपरीत का मतलब है ऑपोजिट। बिल्कुल। अगर मैं नॉर्मल लॉजिक लगाऊं तो 6th, 8th और 12th हाउसेस को स्ट्रगल, डिजीजेस, सडन क्राइसिस और हेवी लॉसेस से जोड़ा जाता है। जब इन तीनों घरों की एनर्जीज आपस में टकराती हैं तो वो इंसान को तबाह करने के बजाय सक्सेस का इतना बड़ा लेवल कैसे दे सकती हैं? ये नेगेटिव और नेगेटिव जुड़कर पॉजिटिव कैसे हो रहा है? ये ह्यूमन रेजिलियंस और क्राइसिस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, 6th, 8th और 12th हाउसेस इंसान को अपनी लिमिट टेस्ट तक पुश करते हैं। यानी उनकी लाइफ इजी नहीं होती। ऐसे लोगों की लाइफ आमतौर पर स्मूथ कभी नहीं होती। वो डीप क्राइसिस, मैसिव फेलियर या शुरुआत में सिवियर पॉवर्टी फेस करते हैं। पर जब इन घरों के लॉर्ड्स आपस में विपरीत राजयोग बनाते हैं तो वो एक्सट्रीम क्राइसिस उनके अंदर एक आउट ऑफ द बॉक्स सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पैदा करता है। वो डरना छोड़ देते हैं। सही पकड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल बॉटम देख चुके होते हैं। जब उन्हें लीप लेने का मौका मिलता है वो फियर को क्रॉस कर चुके होते हैं। आज के बहुत से सेल्फ मेड बिलियनियर जिन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को क्राइसिस में आउटस्मार्ट किया, उनकी कुंडली इसी पैटर्न पर चलती है। ये तो उन सब के लिए एक मासिव साइकोलॉजिकल बूस्ट है जो इस वक्त शायद किसी स्ट्रगल या लॉस के फेस से गुजर रहे हैं।
वो स्ट्रगल ही उनकी फ्यूचर पावर का बेसिक ट्रेनिंग ग्राउंड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और ऐसी ही एक और टर्म है नीच भौमा राजयोग। पहले तो ये बताया जाता है कि प्लैनेट नीच का है, यानी डिबिलिटेटेड है। ये डिबिलिटेटेड होने का एक्चुअल मतलब क्या होता है? नीच या डिबिलिटेटेड होने का मतलब क्वालिटी खराब होना नहीं है, बल्कि प्लैनेट का एक कंप्लीटली अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होना है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत महान क्लासिकल ध्रुपद सिंगर को एक प्योर हैवी मेटल कॉन्सर्ट में स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए। वहां तो वो बिल्कुल गा नहीं पाएगा। एग्जैक्टली, उसकी एनर्जी सप्रेस हो जाएगी। पर नीच भंगा तब होता है जब कोई दूसरा फैक्टर आकर उस कॉन्सर्ट का माहौल बदल दे, उसको सपोर्ट दे दे। एक वीक पॉइंट अचानक स्ट्रेंथ बन जाता है। वाह! और क्योंकि उस इंसान ने सप्रेस होना फील किया है पहले, तो फ्री होते ही उसकी ट्रैजेक्टरी रैक्स टू रिचेस वाली बनती है। मिडिल क्लास बैकग्राउंड से सीधे इंडस्ट्री लीडर्स बनने की स्टोरीज इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होती हैं। यहाँ ना एक बड़ा लॉजिक गैप दिखाई देता है मुझे, जिसे कंप्लीटली चैलेंज करना जरूरी है। मान लीजिए किसी की कुंडली में 5 बढ़िया राजयोग हैं, धन योग बिल्कुल एक्टिव है और विपरीत राजयोग भी मौजूद है। तो लॉजिक ये कहता है कि उस इंसान को तो दिन भर सोफा पर बैठकर नेटफ्लिक्स देखना चाहिए, बस आराम करना चाहिए, है ना? हाँ, बिना कोई एक्सट्रीम एफर्ट डाले ही वेल्थ उसके दरवाजे पर दस्तक दे देगी। क्या फेट इतना ही एब्सोल्यूट होता है? फिर तो फ्री विल की जगह ही नहीं बचती। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और कॉमन डाउट है, और इसका जवाब उस सिस्टम में छुपा है जिसे एस्ट्रोलॉजी में सबसे सुप्रीम माना जाता है, यानी टाइमिंग या दशा सिस्टम। इन योगास का चार्ट में होना सिर्फ एक लेटेंट पोटेंशियल का होना है, उसको एक इनएक्टिव कोड समझिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ट में एक शानदार योग होना आपके गराज में खड़ी एक टॉप टियर फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स कार होने जैसा है। उसकी टॉप स्पीड, एरोडायनामिक्स सब वर्ल्ड क्लास है, पर इंजन ऑफ है। उस कार को ट्रैक पर उतारने के लिए फ्यूल कब मिलेगा, ये टाइमिंग पर निर्भर करता है। राइट। एकदम परफेक्ट मेटाफर है ये। और इन पीरियड्स को महादशा और अंतरदशा कहा जाता है। ये लाइफ के अलग अलग फेजेस हैं, जिनकी मास्टर की अलग अलग प्लैनेटरी एनर्जीज के हाथ में होती है। ओके। अगर उस स्पोर्ट्स कार वाले व्यक्ति की लाइफ में किसी धीमे या रिस्ट्रिक्टिव प्लैनेट की दशा चल रही है, जैसे किसी वीक सैटर्न का पीरियड, तो वो कार एक गड्ढों भरे कच्चे रास्ते पर चल रही होगी, स्पीड पकड़ नहीं पाएगी। बिल्कुल, पोटेंशियल कितना भी हो गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। इंसान फ्रस्ट्रेटिंगली हार्ड वर्क करेगा पर आउटकम बहुत स्लो आएगा। ओह, तो जब लोग थक कर एग्जॉस्ट होकर कहते हैं कि अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा, वो कंप्लीटली इस दशा फेज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और जब वो फेज शिफ्ट होता है तब जाकर असल गेम शुरू होता है। हाँ, वही टर्निंग पॉइंट होता है। मान लीजिए अचानक उस व्यक्ति का ट्रैक चेंज होता है और स्ट्रॉन्ग राहु या जुपिटर की दशा एक्टिवेट हो जाती है। उस कार को अचानक एक खुला और स्मूथ हाईवे मिल जाता है और फुल थ्रॉटल फ्यूल भी। और तब मैजिक होता है। एग्जैक्टली। जो इंसान 10 साल से स्ट्रगल कर रहा था, वो सिर्फ 10 महीने में सब कुछ पलट देता है। बाहरी दुनिया इसको ओवरनाइट सक्सेस का लेबल दे देती है, जबकि रियलिटी में वो सिर्फ एक शिफ्ट ऑफ दशा होता है जो लेटेंट पोटेंशियल्स को अनलॉक कर देता है। इस टाइमिंग फ्रेमवर्क में मॉडर्न इकोनॉमी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न फिट बैठता है। आजकल लोग पहले 15-20 साल कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, एक सेट सैलरी लेते हैं, रूटीन सीखते हैं और फिर अचानक अपना स्टार्टअप लॉन्च कर देते हैं। हाँ, इसे मटेरियल में मिक्स्ड पैटर्न कहा गया है। यानी शुरुआती दौर में 6th हाउस की डिसिप्लिन से सीखा और दशा शिफ्ट होते ही 7th हाउस यानी रिस्क और बिजनेस के जरिए लीप ले ली। आज का करियर ग्राफ बिल्कुल रिजिड नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है, आजकल फ्लूइड करियर्स का दौर है। एक और इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव इस सोर्स मटेरियल से निकल कर आता है। एस्ट्रोलॉजी हजारों साल पुरानी फील्ड है। उस एंशिएंट दौर में ना आईटी इंडस्ट्री थी, ना कोडिंग थी और ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। सच है। तो इन हजारों साल पुराने प्लैनेटरी फॉर्मूलाज और आर्किटाइप्स को आज के अल्ट्रा मॉडर्न हाइपर टेक सोसाइटी के प्रोफेशंस पर इतने सटीक तरीके से कैसे मैप किया जा रहा है? इसे एंशिएंट साइंस को पढ़ने का तरीका समझना होगा हमें। प्लैनेट्स असल में डीप ह्यूमन साइकोलॉजिकल ड्राइव्स और बेसिक नेचुरल एनर्जीज के प्रतीक हैं। सोसाइटी कितनी भी एडवांस हो जाए, इंसान का फंडामेंटल बिहेवियर वही रहता है। एनर्जी अपना फॉर्म बदल लेती है। एग्जैक्टली। एनर्जी इस फिजिकल दुनिया में फ्लो होने के लिए हमेशा एक फॉर्म, एक व्हीकल चूज करती है। पुराने जमाने में टेरिटरी एक्सटेंड करने का व्हीकल फिजिकल वॉर और तलवारें थी। आज के दौर में वो कॉर्पोरेट टेकओवर्स और मार्केट मोनोपोलीज हैं। ड्राइव वही है, बस टूल बदल गया है। चलिए इस मैपिंग को थोड़ा शार्पली टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अलग अलग प्लैनेट्स की लिस्ट बोलती हूँ,
और देखते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज में उनका कॉजल लिंक कैसे बनता है। स्ट्रॉन्ग राहु से शुरू करते हैं। इसे आज की मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी का एब्सोल्यूट फाउंडेशन क्यों माना जा रहा है? राहु का फंडामेंटल स्वभाव है बाउंड्रीज ना मानना, फॉर्मलेस होना और मैस इल्यूजन क्रिएट करना। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक्स, मैसिव सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स और वर्चुअल रियलिटी, इनका कोई फिजिकल फॉर्म तो नहीं है? वही तो, इनका फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन इनका इम्पैक्ट मास स्केल पर इल्यूजन्स और रियलिटी ऑल्टर करने का है। ये प्योर राहु डोमेन है। गॉट इट। अब मर्क्यूरी पर आते हैं। जो पुराने जमाने में मैसेजेस और ट्रेड अकाउंटेंसी का काम था, वो आज क्या बन गया है? वो आज डेटा एनालिटिक्स, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कोडिंग में कन्वर्ट हो गया है। मर्क्यूरी लॉजिक, सिंटैक्स और कम्युनिकेशन का हाइपर एक्टिव स्टेट है। हर सॉफ्टवेयर फंडामेंटली बस कमांड्स की एक लॉजिक चेन ही तो है ना, जो परफेक्टली मर्क्यूरी के आर्किटाइप से मैच करता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी डायरेक्ट आईटी एंड टेक का लीडर बनाता है। और मून का आर्किटाइप बेसिक इमोशनल केयर और नरिशमेंट रहा है। तो ये आज कौन सी इंडस्ट्री चलाएगा? ये एनर्जी आज पूरी मेगा हॉस्पिटैलिटी, फूड चेन्स और होटल इंडस्ट्री का बेस है। वहाँ फिजिकली खाना दिया जा रहा है, पर सबकॉन्शियसली एक ऐसी एनवायरनमेंट बनाई जाती है जहाँ लोग टेकन केयर ऑफ फील करें। ये मून की क्लासिक ट्रेट है। मार्स, जिसमें प्योर फिजिकल एग्रेशन और आग का तत्व है, उसको आज स्पोर्ट्स साइंस, रियल एस्टेट डेवलपमेंट और हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन से मैप किया गया है, क्योंकि वहाँ धरती और मशीन फोर्सेस का फिजिकल कॉम्बैट होता है। और स्ट्रॉन्ग जुपिटर विजडम, एथिक्स और एक्सपेंशन का प्लैनेट है। तो आज ये टॉप टियर कंसल्टिंग फर्म्स, लार्ज स्केल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजमेंट के सेक्टर्स में दिखता है। जुपिटर नॉलेज का स्केल अप और डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइमरी सोर्स है। तो अल्टीमेटली सोसाइटल फॉर्म्स कितने भी बदल जाएं, कोर कॉस्मिक एल्गोरिदम्स एग्जैक्टली वही ऑपरेट कर रहे हैं। इस पूरे फ्रेमवर्क, हाउसेस, योगास और दशास को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद एक बहुत क्लियर टेकअवे सामने आता है। आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या, जिस पर इस मटेरियल ने भी डीपली पॉइंट आउट किया है, वो है ब्लाइंड कंपैरिजन। बिल्कुल, ये आज की जनरेशन की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल क्राइसिस है। लोग इंटरनेट पर किसी रैंडम 22 साल के ड्रॉप आउट को देखते हैं जिसने क्रिप्टो या ई कॉमर्स में करोड़ों बना लिए, या किसी दूसरे को जो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके सिक्योरली बैठा है। और फिर लोग अपनी नेचुरल वायरिंग, अपने कॉस्मिक मैप को कंप्लीटली इग्नोर करके उस एक ट्रेंड की अंधी रेस में कूद पड़ते हैं। एक इंसान जिसका 6th हाउस डोमिनेट है और जिसे स्ट्रक्चर्ड जॉब सूट करती है, वो सोशल मीडिया पीयर प्रेशर में स्टार्टअप लॉन्च कर देता है। नतीजा, ना सिर्फ कमर्शियल फेलियर, बल्कि सीवियर एंजाइटी और डीप डिप्रेशन। और यही एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअल अप्लाइड लॉजिक है। इसका काम डरा कर बिठा देना नहीं, बल्कि उस पीयर प्रेशर वाली रेस से निकलकर अपनी खुद की यूनिक नेचुरल अलाइनमेंट को पहचानना है। गलत रास्ता चाहे कितना ही ग्लैमरस हो, हमेशा रेजिस्टेंस देगा। हमेशा। सही करियर ट्रैक का बेंचमार्क से बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होता। एक पॉइंट के बाद सही अलाइनमेंट का सबसे बड़ा सिम्टम होता है पीस ऑफ माइंड और एफर्टलेस एग्जीक्यूशन। जब इनर ब्लूप्रिंट एक्सटर्नल एक्शन से अलाइन होता है, तो काम स्ट्रगल नहीं लगता, फ्लो स्टेट लगता है। वहाँ मीडियोक्रिटी नहीं, एक्सीलेंस आती है। ये सबसे बड़ा इंसाइट है। असली सवाल बिजनेस बेटर है या जॉब है ही नहीं। सही सवाल ये है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का कार्मिक नेचर उसकी एनर्जी को किस एनवायरनमेंट में डालने की डिमांड कर रहा है। एकदम सॉलिड विचार। और इस डिस्कशन को एंड करने से पहले मैं इस पॉइंट को एक थोड़े अलग और गहरे पर्सपेक्टिव पर ले जाना चाहूंगी। एक ऐसी बात जिस पर फुर्सत से अकेले में जरूर सोचा जाना चाहिए। अगर हम इस थियोरेटिकल मैपिंग को एक रियलिटी मान लें और इस सोसाइटी में हर एक इंसान अपने अंधे कंपैरिजन को रोक दे, वो अपने नेचुरल ब्लूप्रिंट और एनर्जी को ठीक से समझे और वही करें जिसके लिए वो यूनिकली वायर्ड है, तो क्या ये टॉक्सिक हासिल कल्चर खत्म नहीं हो जाएगा? जो एक दूसरे के ऊपर चलकर आगे बढ़ने की एंजाइटी ड्रिवन रेस चल रही है, क्या वो बंद नहीं हो जाएगी? ये तो एक प्रोफाउंड थॉट है। क्या दुनिया एक ऐसी वेल ऑयल्ड मशीन नहीं बन जाएगी जहां हर गियर, हर इंसान अपनी एग्जैक्ट जगह पर फिट हो और एफर्टलेसली काम करे? ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिस पर गहरा विचार किया जाना चाहिए सुनने वालों के द्वारा। आज इस डीप डाइव को सुनने और करियर और एनर्जीज को बिल्कुल नए नजरिए से देखने के इस अनोखे सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद दुनिया को और अपनी खुद की मेहनत को देखने का नजरिया थोड़ा जरूर बदलेगा। एक बहुत ही वार्म गुड बाय और नमस्ते। इस सफर और चर्चा का हिस्सा बनने का अनुभव वाकई खूबसूरत था। सभी को धन्यवाद और नमस्ते।